हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज हम करेंगे पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 3। इससे पहले इसके 2 पार्ट्स आ चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसकी जो पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो ये क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे। सो लेट्स बिगिन द सेशन। Question number 1 is a writ issued by the judiciary inquiring upon the executive to do what it should have done within its stipulated power is called। न्यायपालिका द्वारा जारी एक रिट जो कार्यपालिका से यह पूछती है कि उसे अपने भीतर क्या करना चाहिए था, नियत शक्तियों को क्या कहा जाता है। तो वह कौन सी रिट है? तो वह आपकी रिट है मैंडामस। हम ये सब रिट्स हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ये आपके कौन से आर्टिकल में आती हैं? ये आती हैं आपके आर्टिकल नंबर 32 में। बात करें अगर हम हेबियस कॉर्पस की तो इसमें क्या था कि अगर आप किसी को भी पर्सन को अरेस्ट करते हैं तो उसे विद इन 24 आवर्स किसके सामने पेश करना होता है? मजिस्ट्रेट के सामने। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। Which of the following is not a fundamental rights in the Indian Constitution? So आपने इन चारों में से यह बताना है कि इनमें से कौन सा आपका मौलिक अधिकार नहीं है। तो आप इन ऑप्शंस को एक बार देख लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी। इट वॉज अ फंडामेंटल राइट। तो ये पहले आपका फंडामेंटल राइट था लेकिन ये अब आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। ये अब आपका कौन सा राइट है? इट इज़ योर अब लीगल राइट। जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी था यह आपके 44th अमेंडमेंट 1978 में इसको फंडामेंटल राइट से हटाकर इसे लीगल राइट बना दिया गया था। राइट टू इक्वालिटी की बात करें तो आर्टिकल 14 में आ जाएगा। राइट टू फ्रीडम आ जाएगा 19 to 22 के बीच में। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आ जाएगा 23 to 24 के बीच में। और जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी है ये अब आएगा आपका 300A में। Question number 3 is Indian Constitution have given some liberties to its citizens. Which of the following is not true about it? Citizen is free to the liberty of। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो आपने यह बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं है, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए की बात करें, हिज एक्सप्रेशंस एंड स्पीच ये दी गई है। सेकेंड वन इज़ टू गैदर पीसफुली विदाउट आर्म्स, ये भी आपको दी गई है। टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस ये भी है। टू डू बिजनेस इन एनी ट्रेड्स इन द लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट, तो यह नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स देयर इज प्रोविजन ऑफ राइट टू इक्वालिटी। तो आपने ये 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। समानता का अधिकार कौन से आर्टिकल में है? तो ये है आपका आर्टिकल नंबर 14। बात करें अगर ये आर्टिकल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो आपका आर्टिकल नंबर 14 है इसके अंदर आपका क्या था कि इसके अंदर आपको दिया गया है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, माने कि जो कानून है उसके आगे सब एक बराबर। तो जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ये आपने लिया है यूके से और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ये आपने लिया है यूएसए से। क्वेश्चन नंबर 5 इज अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू प्रॉपर्टी इज। इसे हमने अभी अभी डिस्कस करा है, तो इट इज़ योर लीगल राइट। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नंबर 6 इज हु अमंग्स द फॉलोइंग कैन बी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन चेयरमैन। तो आपने ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से नेशनल ह्यूमन राइट जो चेयरमैन है ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन कौन बन सकता है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर हम पहले की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन बन सकते थे। लेकिन अभी रिसेंट जो अमेंडमेंट हुई थी तो उसमें उन्होंने क्या कहा था कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन ऑल्सो बिकम द चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अगर हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें तो ये आपका आया था 12 अक्टूबर 1993 में। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में और कौन कौन सी एक इंटरनेशनल बॉडीज़ बात करती हैं, ये हैं आपकी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है? जिनेवा में, जो कि कहाँ है आपका? स्विट्ज़रलैंड में। एक आपकी बॉडी है एमनेस्टी इंटरनेशनल,
ये भी आपके ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करती है और इसका हेडक्वार्टर है आपका लंदन में। ठीक है। सो आप जो आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का हेडक्वार्टर है वह है आपका न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो आपके पास 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें देख लीजिए। अगर हम माइनॉरिटीज़ की बात करें तो ये आपकी आती है आर्टिकल नंबर 29 to 30 में। और जो माइनॉरिटीज़ दी गई हैं किस बेसिस पे हैं, रिलीजन और आपके लैंग्वेज बेसिस पे, जिसे कि हम लिंग्विस्टिक बेसिस पे भी कहते हैं। रिलीजन में बात करें तो कौन कौन सी आती है आपकी माइनॉरिटीज़, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, बुद्धिज़्म, पारसीज एंड जैन। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट एम्स एट। सो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो आप इन्हें एक बार देख लीजिए ऑप्शंस को। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, इसका करेक्ट आंसर रहेगा सिक्योर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज़। तो आप क्या कर सकते हैं, आप सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपको जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कितने दिनों के अंदर अंदर दी जाती है, 30 डेज़ के अंदर अंदर मिल जाती है। राइट टू इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो ये आपका कब आया था, ये आपका आया था 2005 में। पहले जो इससे पहले था वह था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002, जिसे कि रिप्लेस करके राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया था। और ये आपका आता है आर्टिकल 19(1)(a) में। इसमें एक चीज़ याद रखने वाली है जो मैंने आपको पहले भी बताई थी। ये जो आपका पास हुआ था ये हुआ था आपका 15 जून 2005 में। और इसकी जो कमेंसमेंट की थी, कमेंसमेंट मतलब जो इसे लागू किया गया था वह आपका किया गया था 12 अक्टूबर 2005 में। तो यह डेट्स आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पॉलिटिकल राइट। सो आपने इन चारों ऑप्शंस में से ये बताना है कि पॉलिटिकल राइट कौन सा है। राइट टू फ्रीडम आपका क्या है, फंडामेंटल राइट है। ठीक है। राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ इज़ ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट। राइट टू लाइफ इज़ ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट। तो पॉलिटिकल राइट आपका क्या रहा, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन। राइट टू फ्रीडम की बात करें तो ये आता है आर्टिकल 19 से 22 में। राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ आपका आर्टिकल 14। राइट टू लाइफ आपका कौन से में आता है, आर्टिकल 21 में। राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन ये आपका क्या होगा, पॉलिटिकल राइट होगा। इलेक्शन कमीशन जो है ये आपके कौन से आर्टिकल में आता है, इट कम्स अंडर आर्टिकल 324। राइट टू वोट की अगर हम बात करें तो ये आपका आर्टिकल आता है 326। ये पूछा जाता है पेपर में कि राइट टू वोट कौन से आर्टिकल में आता है और ये आपका कौन सा राइट है। सो इट इज़ योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अगर हम बात करें एक अमेंडमेंट की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ 61st अमेंडमेंट 1988 में जो हुई थी आपकी। इसमें क्या हुआ था, जो आपकी वोटिंग एज थी 21 ईयर्स से इसे कर दिया था 18 ईयर्स, जिसे कि हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ हु कैन रिस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कौन प्रतिबंधित कर सकता है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 11 इज राइट टू प्रॉपर्टी वॉज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द रिजीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी है इसे जब डिलीट किया गया था तो तब कौन सी आपकी गवर्नमेंट थी, किसकी गवर्नमेंट थी। ये 4 ऑप्शन एक बार देख लीजिए आप। सो आपकी तब थी मोरारजी देसाई गवर्नमेंट। राइट टू प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहले ये आपका कौन सा है, लीगल राइट। ये आता है आपका आर्टिकल 300(a) में। कौन सी अमेंडमेंट में से डिलीट किया गया था, 1944 अमेंडमेंट 1978। मोरारजी देसाई आपके उस टाइम पे क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे। क्वेश्चन नंबर 12 इज हाउ मैनी रिट्स कैन बी इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट। तो जो आपका सुप्रीम कोर्ट है ये कितनी रिट को इशू कर सकता है, तो ये आपकी 5 रिट्स को इशू कर सकता है, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। एक थी आपकी हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्जरी एंड क्यो वारंटो। तो ये आपकी थी रिट्स। और अगर हम बात करें रिट्स की तो ये कौन से आर्टिकल में आपकी, ये आती है आर्टिकल 32 में। सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में बात करें तो उसमें लगाई जाती है आर्टिकल 226 में।
Question number 13 is which article of Indian Constitution did B.R. Ambedkar term as the heart and soul of Indian Constitution? So this question is very important. ये आपको पता होगा कि कौन सा आर्टिकल है जिसे हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आर्टिकल 32। Question number 14 is under which of the following article of Indian Constitution the fundamental rights of defense forces personnel can be restricted specially? So आपने यह बताना है कि वह कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं डिफेंस फोर्सेस में जो पर्सोनल होते हैं जो वहाँ पे उसमें काम करते हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को क्या किया जाता है, उनके ऊपर प्रतिबंधित किया जाता है, लगाया जाता है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ आर्टिकल नंबर 33। अगर हम आर्टिकल 33 की बात करें तो इसमें क्या है कि अगर पार्लियामेंट चाहे कुछ लोगों पे क्या कर सकती है, रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है फंडामेंटल राइट्स को लेके। जैसे कि आपके आर्म्ड फोर्सेस आ गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले आ गए, तो इनके ऊपर क्या लगा सकते हैं, वह रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इज राइट टू इक्वालिटी फाइंड अ प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर। तो आपने ये बताना है कि राइट टू इक्वालिटी किसके अंडर आता है। तो इसके अंडर क्या आएगा, ये आपके हैं आर्टिकल नंबर 14 to 18 के अंडर आता है आपका राइट टू इक्वालिटी। तो 14 भी रहेगा, 15 भी रहेगा एंड 16 भी रहेगा। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। 13 अगर हम 14 की बात करें तो इसमें क्या था, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जिसमें हमने इक्वालिटी बिफोर लॉ मैंने बताया था कहाँ से लिया है, हमने ब्रिटेन से लिया है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमने लिया है अमेरिका से। अगर हम बाकी आर्टिकल्स की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया है 14 to 18 में आते हैं आपके ये राइट टू इक्वालिटी। 15, 16, 17 एंड 18 को याद करने के लिए आप इस ट्रिक को याद रखें, दैट इज़ डाउट। वैसे तो डाउट में DOUBT होता है, लेकिन आप इसे ऐसे याद रखेंगे DOUT। 15 में आपके पास क्या है, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन जो आप की जाती है उसके ऊपर क्या करना है, उसे रोकना है। सो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो डी से आपका याद रखना आप डिस्क्रिमिनेशन। बात करें अगर हम 16 की तो इसमें क्या था, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। हर किसी को क्या करना, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। तो ये आपका रहेगा अपॉर्चुनिटी। 17 में क्या है आपका, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस। जो ये छुआछूत के बारे में बात करते हैं तो इसको क्या करना है, इसे ख़त्म करना है। तो ये क्या रहेगा आपका, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। सो यू से आ गया अनटचेबिलिटी। टी से क्या रहेगा आपका, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड अकेडमिक्स। तो इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जैसे महाराजा वगैरह ये वाले टाइटल्स हम नहीं लगा सकते, सिर्फ और सिर्फ अकेडमिक्स टाइटल आप लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ये सब टाइटल्स यूज़ किए जा सकते हैं। मिलिट्री टाइटल्स जैसे कोई मिलिट्री में है उसका जो भी रैंक है वह टाइटल वह यूज़ कर सकता है। तो इसको भी क्या करना है, दूसरे जो रैंक्स हैं उन्हें क्या करना है, उनके अबॉलिशन। सो ये आप याद करेंगे इसे डाउट से। डी से डिस्क्रिमिनेशन, ओ से अपॉर्चुनिटी, यू से अनटचेबिलिटी और टी से टाइटल्स। क्वेश्चन नंबर 16 इज राइट टू एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स इज। सो ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इन ऑप्शंस को एक बार देख लीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा, इट इज़ योर फंडामेंटल राइट, जो कि आपको मौलिक अधिकार है एक आपका, जिसमें कि आप 6 से जो 14 साल के बच्चों को क्या करनी है, एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन एन इंडिविजुअल मूव टू सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इन केस ऑफ एनी वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। तो इसे हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें कि एक जो इंसान है वह डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास अपने, अगर उसके मौलिक अधिकारों का क्या होता है, वायलेशन होता है, तो वह वहाँ पे अपील कर सकता है। तो वह कौन से आर्टिकल में आता है, अंडर आर्टिकल नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 18 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट टू इन्फॉर्मेशन इज नेसेसरी इन इंडिया बिकॉज। तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए।
सो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, ये आप ऑप्शंस देख लीजिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो इसमें रहेगा आपका इंक्रीज पीपल पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल ठीक। मेक्स एडमिनिस्ट्रेशन मोर अकाउंटेबल टू पीपल, ये भी ठीक है। मेक एडमिनिस्ट्रेशन मोर इनोवेटिव, ये भी ठीक है। मेक पीपल अवेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन, तो ये इसमें नहीं आएगा। तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Question number 19 is, what is the category in which the negotiating strategy of a strike by the government employees fall? सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल की बातचीत किस रणनीति, किस श्रेणी में आती है? तो ये किस में आती है, ये आपने बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड एक्सप्रेशन, ये इसमें नहीं आएगा। लीगल राइट भी नहीं है ये आपका। ट्रेड यूनियन राइट एज कॉमन लॉ भी नहीं है। सो इसके लिए आपको कोई भी अधिकार नहीं दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 इज, अ रिट ऑफ मैंडामस कैन बी इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट टू। तो ये हमने अभी अभी डिस्कस किया था आज के ही सेशन में। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एन ऑफिशियल टू परफॉर्म पब्लिक ड्यूटी। सार्वजनिक कर्तव्य निभाने के लिए एक अधिकारी, ये लगाई जाती है आपकी रिट कब, जब कोई पब्लिक ऑफिशियल, जो कोई इंसान है वहाँ पे, वह काम नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 21 इज, विच वन अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आर्टिकल्स रिलेटिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द एनफोर्समेंट ऑफ एमरजेंसी अंडर द आर्टिकल 359 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, कौन से आर्टिकल के अंडर लगती है नेशनल इमरजेंसी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आपका आर्टिकल हम 358 और 359 की बात की थी हमने उसमें। 358 में क्या था कि जो आपका आर्टिकल 19 है, इसे क्या किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है। और 359 में मैंने आपको बताया था कि सारे फंडामेंटल राइट्स की जो इन्फोर्समेंट है वह ख़त्म की जाती है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 20 और 21 बचता है, ठीक है। तो 20 और 21 ये आपके पास रहता है, इसे ख़त्म नहीं किया जाता। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जस्टिशिएबल इन नेचर। तो आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि क्या है आपका जस्टिशिएबल है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो जस्टिशिएबल क्या है आपका, ये है आपके फंडामेंटल राइट्स। तो ये आपके क्या रहेंगे, जस्टिशिएबल। क्वेश्चन नंबर 23 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट टू द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब मैंने क्या बताया था कि कानून के आगे सब क्या है, बराबर हैं। तो आपने इसका अपोजिट बताना है। तो इसका अपोजिट क्या रहेगा आपका, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटी। तो ये आपका क्या रहेगा इसका अपोजिट। क्वेश्चन नंबर 24 इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द फंडामेंटल राइट आर अनअमेंडेबल। कौन सा ऐसा केस था जिसमें कि क्या बताया था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये क्या थे, अनअमेंडेबल हैं। जो आपके मौलिक अधिकार हैं इनमें क्या है, कोई परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। तो ये कौन सा केस था, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज गोलकनाथ केस। क्वेश्चन नंबर 25 इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन राइट एज वेल एज फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपने इन 4 ऑप्शंस में से बताना है कि ऐसा कौन सा है इन चारों में से जो आपका ह्यूमन राइट भी है और साथ ही साथ क्या है आपका फंडामेंटल राइट भी है। तो आप ये 4 ऑप्शंस एक बार देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ राइट टू एजुकेशन। ये आपका एक ह्यूमन राइट भी है और साथ ही साथ क्या है आपका फंडामेंटल राइट। जो हम एजुकेशन की बात करें तो इसके बारे में हमने DPSP में भी लिखा गया है, आपके फंडामेंटल राइट्स में भी लिखा गया है एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी इसके बारे में लिखा गया है। DPSP की बात करें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, तो इसमें क्या है, जो 0 से 6 ईयर्स के बच्चे हैं इन्हें क्या देनी है, एजुकेशन प्रोवाइड करनी है
फंडामेंटल राइट्स में आपकी अमेंडमेंट हुई थी, उसमें 21A में आया था 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपकी पहले 10 हुआ करती थी, फिर जो अमेंडमेंट हुई थी 86 अमेंडमेंट 2002, उसके बाद ये आपकी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई थी, और जो 11 थी उसमें किसकी बात की गई थी, एजुकेशन के बारे में बात की गई थी। Question number 26 is which of the following article of Indian Constitution guarantees quality of opportunity of all citizens of India in matters relating to public employment? So well, इसे हमने अभी भी डिस्कस किया था, तो आप ये 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इसका आंसर तो रहेगा आर्टिकल नंबर 16, बट कौन सा, आर्टिकल नंबर 16 1 एंड 16 का 2। सो इसका ये करेक्ट आंसर रहेगा। बात करें अगर हम आर्टिकल 16(1) की, तो इसमें क्या था कि अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है स्टेट में कोई भी एम्प्लॉयमेंट आप उसमें जा सकते हो। और जो 16(2) है इसमें क्या बताया गया है, इसमें ये क्या है, इसमें कहा गया है आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो या कोई भी आपका रेस सेक्स कुछ भी बर्थ प्लेस हो, तो आपको क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ये, ठीक है, ये है आर्टिकल। Question number 27 is Article 27 of Indian Constitution freedom as to payment of taxes for promotion of any particular religion deals with। So ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। वेल जैसे कि हम आर्टिकल 27 की बात करें तो इसमें क्या है कि आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ता, ठीक है। तो इसमें क्या है, रिलीजन के रिगार्डिंग ये बात की गई है इसमें। तो किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता है, तो ये आपका क्या है, ये आपका एक मौलिक अधिकार है। सो इट इज़ योर फंडामेंटल राइट। क्वेश्चन नंबर 28 इज विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। सो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। वेल अगर हम डिटेंशन की बात करें तो इसमें क्या था आपका, इसमें था कि जो आपकी डिटेंशन की जाती है, पकड़ा जाता है विदाउट इंटेरोगेशन, बिना कोई आपसे पूछताछ किए। जैसे कि किसी पर्सन के ऊपर किसी को संदेह है, जैसे पुलिस वगैरह को किसी पर्सन के ऊपर क्या है, सस्पेक्टेड पर्सन है कोई जिसके ऊपर तुम्हें संदेह है, तो उसे क्या है, उसे पकड़ा जा सकता है। तो उसे क्या कहते हैं हम, डिटेंशन विदाउट इंटेरोगेशन। तो ये आपका आएगा राइट टू फ्रीडम में, ये ऑप्शन नंबर 3 में, जो कि आपका आर्टिकल आता है 19 to 22 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 29 इज आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एट्सेट्रा डील्स विद। तो ये किसकी बात करता है आपका, तो ये क्या है आपका, जैसे कि आर्टिकल 24 में यह बताया गया है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 24 कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार का निषेध से संबंधित, कि उन्हें वहाँ पे क्या काम नहीं करने देना। तो ये कौन से आर्टिकल में आता है, ये आपका क्या है, आपका ये फंडामेंटल राइट्स में आता है, ठीक है। जो आपका एक्सप्लॉयटेशन था ये आपका किस में आ रहा था, 23 एंड 24 में। और 24 में हम किसकी बात करते हैं, चिल्ड्रन की बात की जाती है, और 23 में किसकी बात की जाती है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इनेबल्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सो जैसे कि मैंने आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें आपने बताना है कि कौन से आर्टिकल में यह आता है। ये दिया गया है कि जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, उन्हें हमें क्या करना है, रिजर्वेशन देनी है जॉब्स में एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। तो ये आपका इसका क्या करेक्ट आंसर रहेगा, हमने आज डिस्कस किया था, इसका रहेगा आर्टिकल नंबर 16, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2। वेल अब हम कल वाले क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने आपसे पूछे थे, जैसे कि उमेश एंड प्रणवेश ने यह आंसर दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जो राइट टू प्राइवेसी है ये कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, तो ये आपका आता है आर्टिकल नंबर 21 के अंडर। फिर पूछा था जो 86 अमेंडमेंट थी, इसने कौन सा आर्टिकल आपका इंसर्ट किया था, पहले तो इसने किया था आपका आर्टिकल 21 ने इंसर्ट किया था, और इसमें क्या था आपका राइट टू एजुकेशन, ये आपका आ गया था फंडामेंटल राइट्स में। क्वेश्चन नंबर 3 इज आर्टिकल 17 और 18 किसके बारे में बताते हैं। सो वेल हमने ये आज डिस्कस किया है। जो आर्टिकल 17 मैंने आपको बताया था किस चीज़ को ख़त्म करना है, अनटचेबिलिटी, एंड 18 इज़ अबाउट टाइटल्स। वेल आज के क्वेश्चंस ये हैं, इनका आपने मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 इज फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड बाय। क्वेश्चन नंबर 2 इज पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट्स टू। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हेन वाज द राइट टू इन्फॉर्मेशन इनैक्टेड इन इंडिया।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ।